हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिक साइंस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही अहम चैप्टर को, जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश हमारे जीवन में वो उजाला है जिसके बिना हमारा जिंदगी अधूरा है, यानी कि बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो आइए समय को मद्देनजर रखते हुए और बिना समय व्यर्थ किए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक प्रकाश को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रकाश गतिज ऊर्जा का एक रूप है जो नेत्र को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। तो नेत्र को दृष्टि संवेदना प्रदान करने का अर्थ है कि हम बिना प्रकाश के किसी वस्तु को नहीं देख सकते। हमारी आंखें कितनी भी ठीक हो, परंतु अगर प्रकाश नहीं है तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो दृष्टि संवेदना कहने का अर्थ ये है कि प्रकाश जब किसी वस्तु के ऊपर पड़ती है और पड़ने के बाद दोबारा से उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों तक लौट के आती है, तो आंखों की रेटिना पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की गुण की बात की जाए तो प्रकाश फोटोन नामक मूल कणों से मिलकर बना होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं किसी न किसी वस्तु से मिलकर ही बनी है और इसके काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो प्रकाश का जो मूल कण है, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है, उसे हम फोटोन के नाम से जानते हैं। प्रकाश की चाल की बात की जाए तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और जैसा कि आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और अगर हम बदलना चाहें कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलें, तो इतना आपको पता होगा कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से हम भाग देते हैं। तो जैसे ही आप भाग दीजिएगा 1000 से, तो यहाँ पे 3 जीरो है, ऊपर में 8 जीरो है, तो इस 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, है ना। तो आपके हो गए 3 × 10⁵ और मीटर चेंज होकर के हो गया किलोमीटर। तो किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने सिर्फ दूरी का यूनिट बदला है, इसलिए दूरी जो होगा मीटर से किलोमीटर हो जाएगा, पर जो समय है हमारा वो सेकेंड में ही रहेगा। प्रकाश तरंग तथा द्रव्य दोनों का गुण साथ साथ प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का तरंग है। तो तरंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को हम तरंग टॉपिक में कवर करेंगे, लेकिन कुछ डिस्कशन हम यहाँ भी कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारी वस्तुएं होती हैं जो कंपन करती हैं, तो कंपन से ही तरंग उत्पन्न होता है। तरंग बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, परंतु जो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं इन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें ट्रैवल के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में जो माध्यम के कण है, जो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण जो है ये तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं। यानी कि अगर आपका तरंग पूर्व की ओर गति कर रहा है, तो जो कण के जो दिशा होंगी, जो कण जो कंपन कर रहा होगा, जो वाइब्रेट कर रहा होगा, उसका जो वाइब्रेशन होगा उसकी दिशा किधर हो जाएंगी, तो ये उत्तर या दक्षिण की ओर हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग में जो माध्यम के कण होते हैं ये तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं। और उसके साथ ही जो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, इनमें जो माध्यम के कण होते हैं, इनके कंपन की दिशा और तरंग की दिशा दोनों एक ही ओर होती है। तो प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है और इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। तो हम समझेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। तो जब किसी वायर में बिजली चलती है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही जो है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। तो प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में जाना जाता है। और विकिरण, जैसा कि आप समझ रहे हैं, विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा के माध्यम से, या विकिरण जो है तापमान, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रकाश है, इसमें प्रकाश के साथ साथ ऊर्जा भी होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो जब आप धूप में बैठते हैं, तो धूप में बैठते हैं तो आपको प्रकाश तो दिख ही रहा है, उसके साथ साथ एक गर्माहट भी महसूस होती है, वो होती है विकिरण के कारण। इसलिए हम कहते हैं कि जो
प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग के साथ साथ विद्युत चुंबकीय और विकिरण के रूप में भी जाना जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति प्रकाश का रंग निर्धारित करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, तो जब आप तरंग के बारे में पढ़िएगा तो जो ये इस प्रकार से तरंग की गति होती है तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम से नापा जाता है। तो प्रकाश क्योंकि एक प्रकार की तरंग है, इसलिए इसमें जो तरंग दैर्घ्य और जो इसकी आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका रंग निर्धारित करती है। जैसा कि आपने देखा होगा प्रकाश कई सारे रंग के होते हैं, काला, नीला, ब्लू, पीला, है ना। तो इस प्रकार से जो है कि प्रकाश का जो रंग है ये डिपेंड करता है तरंग दैर्घ्य पर और उसके साथ साथ इसकी आवृत्ति पे। अब बात करते हैं हम कि दृश्य प्रकाश, कुछ ऐसे भी प्रकाश हैं जो हमारे आंखों को नहीं दिखाई देते हैं, तो दृश्य प्रकाश की एक सीमा होती। तो दृश्य प्रकाश की सीमा की बात की जाए तो ये 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। तो इनके जो तरंग दैर्घ्य के मात्रक हैं, तरंग दैर्घ्य के मात्रक को हम 78,000 मैंने लिख दिया, 7800 एंगस्ट्रम होती है। तो दृश्य प्रकाश जो है, जो आंखों को दिखाई देती है, इनका जो दृश्य प्रकाश जो है जो आंखों को दिखाई देती है ये 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप बेसिकली जानते ही हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्रकाश को भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है और ये आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। और माध्यम की बात की जाए तो जैसे कि आप अपने घर से बाहर जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए जिस भी वाहन का इस्तेमाल करते होंगे या जिस भी तरीके से आप जाते होंगे वो सारे आपके मीडियम है। तो प्रकाश जो है, जैसे कि हम ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि के लिए हमें मीडियम चाहिए, जैसे या तो कोई ठोस होना चाहिए या तरल होना चाहिए या फिर गैस भी हो सकता है। तो मीडियम जो है, माध्यम जो है वस्तुओं को चलने में सहायता करती है, बट प्रकाश को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश स्वयं दिखाई दिए बिना वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, यानी कि प्रकाश जो है लाइट आता है तो किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों में आया और हम वस्तु को देखते हैं। इस प्रकार से प्रकाश जो है वस्तुओं को क्या बनाती है, दृश्यमान बनाती है। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में कि प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं, किन किन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है, कहाँ कहाँ से हम प्रकाश किन किन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है और प्रकाश जो है कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए हम चलते हैं प्रकाश स्रोत की ओर। प्रकाश स्रोत की बात की जाए तो प्रकाश स्रोत होता क्या है, तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती हैं, जिनसे प्रकाश निकलती हैं या उत्सर्जित होती हैं, ये सारे के सारे वस्तु क्या कहलाते हैं, हमारे प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और प्रकाश स्रोत की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित या कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक स्रोत की बात अगर हम करते हैं तो प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत हैं जिसे किसी इंसानों ने नहीं बनाया, बल्कि जो है ये प्राकृतिक में हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद थे। तो प्राकृतिक स्रोत की जब बात करते हैं हम तो प्रकाश के वे सभी स्रोत जो प्राकृतिक प्रदत्त हैं तथा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के बने हो, यानी कि इसमें मानवों का कोई योगदान नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है, ये ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद हैं। जैसे कि सूर्य हो जाए, तारा हो जाए, जुगनू हो जाए, जेलीफिश हो जाए, या फिर आपने देखा होगा बारिश के दिनों में बिजली की कड़कड़ाहट, बिजली का चमकना, ये सारे क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए हम इसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ये सारे हमारे द्वारा नहीं बनाए गए, इंसानों के द्वारा नहीं बनाए गए, ये प्रकृति में हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है। और जैसा कि आपने जुगनू को देखा ही होगा, बचपन के दिनों में जुगनू काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा और कई बार तो जुगनू पकड़ने के लिए भी हम उनके पीछे दौड़ पड़ते थे। और उसके साथ ही जब जुगनू किसी पेड़ पे बैठते हैं एक साथ तो लगता है कि मानो बल्ब सा या उस पेड़ के ऊपर पूरा दीपावली की तरह जो है दीपावली की तरह दीपक जगमगा उठते हैं। उसके साथ ही जेलीफिश की बात की जाए तो जेलीफिश समुद्रों में पाया जाता है, तो समुद्रों के किनारे जो है इनमें भी चमक देखी जाती है। और इन दोनों में जो चमक का मेन कारण है वो मेन कारण ये है कि इनके जो शरीर हैं, इनके शरीर से ल्यूसिफरिन नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करके जो है चमकता है। इससे गर्माहट के साथ साथ रोशनी भी उत्पन्न होती है। और ये जो रोशनी है ये दिन और रात दोनों ही समय इनके शरीर से उत्सर्जित होती है, लेकिन दिन के समय सूर्य का प्रकाश अधिक होता है इसलिए हम इसे नहीं देख पाते हैं और ये हमें सिर्फ रात में ही दिखाई पड़ते हैं। कृत्रिम स्रोत की बात करें तो वे सभी प्रकाशीय स्रोत जिनका निर्माण मानवों ने अपने ज्ञान और विज्ञान से किया है।
मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान कहने का अर्थ है जैसे कि इस आधुनिक युग में काफ़ी सारे ऐसे बल्ब हैं जो कि बिजली से जलाए जाते हैं, जैसे कि नियॉन लैंप वगैरह हैं, और नियॉन लाइट्स भी, उसके साथ साथ ट्यूब लाइट हो जाए, या फिर आपने देखा होगा कैमरे वगैरह में जो लाइट वगैरह लगे होते हैं वो भी होते हैं। तो जैसे कि बिजली का बल्ब हो जाए, जलती मोमबत्ती हो जाए, नियॉन लाइट हो जाए, टॉर्च हो जाए, जो आप इमरजेंसी में यूज करते हो रात के समय में अंधेरे को दूर करने के लिए, ये सारे के सारे जो हैं कृत्रिम स्रोत हैं, और इनको मानवों ने अपनी योग्यता के आधार पर इनकी खोज की है। तो ये सारे स्रोत जो हैं कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। उसके साथ ही अब हम आगे की ओर देखते हैं, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनसे कितना भी प्रयास कर लो आप, प्रकाश निकलता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, जैसे आपके घर में पड़ा मेज, टेबल, कुर्सी, इन सभी से जो है प्रकाश नहीं निकलता, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती हैं, जैसे बिजली का बल्ब। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। तो वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हों, जैसे सूर्य, तारा, उसके साथ साथ कृत्रिम तथा प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के प्रकाश के स्रोत जो हैं, ये प्रकाश जो उत्सर्जित करते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त या दीप्त वस्तु कहते हैं। इनसे प्रकाश निकलता रहता है कंटिन्यूअस, या फिर हम कह सकते हैं जब हमारी आवश्यकता होती है तो प्रकाश उत्सर्जित हम इनसे करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, इसलिए इन्हें हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसके साथ ही दूसरी जो वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु से आप कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी आवश्यकता आपको हो, बट उससे प्रकाश नहीं निकलने वाला है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, यानी जिनसे प्रकाश निकलता ही नहीं है, वैसे वस्तुओं को हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर, है ना, और आपके घर में खिलौने पड़े होंगे बच्चों के, है ना, ये लकड़ी का गट्ठर, ये किताब, ये सारी वस्तुएं जो है इनसे प्रकाश नहीं निकलती। उसके साथ ही आपने सुना होगा बचपन में चंदा मामा दूर के, तो चंदा मामा से भी प्रकाश नहीं निकलती। चंदा मामा भी हमारे क्या है, अप्रदीप्त वस्तु हैं। क्यों? क्योंकि इनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। जब सूर्य का प्रकाश चांद के ऊपर पड़ता है तो वो हमारी पृथ्वी की ओर उसे परावर्तित करता है, जिसके कारण हमारे आंखों तक चांद से टकरा करके रोशनी आती है और हमें लगता है कि चांद जो है ये चमक रहा है। बट रियलिटी यही है कि चांद जो है ये अप्रदीप्त वस्तु है, इनसे कोई सा भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। उसके साथ ही कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो प्रकाश की किरणों को रोक लेती हैं, अपने से गुजरने नहीं देती। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो कि प्रकाश को पूर्णतः गुजरने देती हैं, और कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो हाँ भी और नहीं भी, यानी प्रकाश की कुछ मात्रा को जाने देते हैं और कुछ को रोक लेते हैं। तो इन सभी वस्तुओं को हम क्या कहें? तो वैसे वस्तु जो प्रकाश को पूर्णतः अपने अंदर से जाने देते हैं, या वे सभी पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, बिना किसी दिक्कत के आसानी से पार हो गई, वह सारी की सारी वस्तुएं हमारी क्या कहलाती हैं? पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ कहलाती हैं। जैसा कि आपको पता है, आप दिन के समय, रात के समय रूम में बैठे हो तो किसी भी समय तो वहाँ पे एयर होता है, और आप लाइट जलाते हो, सूर्य का प्रकाश हो, या आपने कोई बल्ब जलाया हो रात में, तो वो बल्ब जो है आसानी से आपके रूम में प्रकाश ही प्रकाश भर देता है, क्योंकि हवा जो है ये पारदर्शी माध्यम है। अगर यही अपारदर्शी माध्यम होता तो आपके घर में लाइट कभी दिखती ही नहीं। उसके साथ साथ पानी की बात की जाए तो पानी भी हमारा पारदर्शी माध्यम है। आपने देखा होगा कि पानी के अंदर से जलने वाला टॉर्च जो है वो पानी के बाहर आसानी से दिखाई देता है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा एक्वेरियम, जिसमें मछलियों को रखा जाता है, तो उसमें काफ़ी सारे लाइट्स लगे होते हैं, तो वो लाइट्स जो होते हैं आसानी से हमें दिखाई देती है, जबकि वहाँ पे वाटर के साथ साथ ग्लास भी है, पानी के साथ साथ कांच भी है। तो प्रकाश जो है पानी को भी पार कर सकती है आसानी से, कांच को भी पार कर सकती है, इसीलिए वो हमारी आंखों तक आती है और हमें दिखाई देती है। तो ये सारी की सारी वस्तुएं पारदर्शी वस्तु हैं। उसके साथ साथ अपारदर्शी वस्तु की बात की जाए तो वे सभी पदार्थ जिनसे प्रकाश पार ना कर सके अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपके घर में रखे टेबल हो जाए, कुर्सी हो जाए, या और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे
ये मूर्ति वगैरह होते हैं छोटे छोटे घरों में, पत्थर हो गए, ईंट हो गए, या फिर लकड़ी की बनी कोई सामग्री है, वस्तु है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। उसके साथ ही कुछ ऐसी भी वस्तुएं जिनको ये डाउट होता है प्रकाश जाने दें या ना जाने दें, इस चक्कर में क्या होता है प्रकाश कुछ मात्रा पार कर जाती है, कुछ जो है पार नहीं कर पाती है, या जिनसे प्रकाश की कुछ मात्रा पार कर जाए और कुछ ना कर पाए, तो ऐसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रकाश की कुछ मात्रा को ही अपने से जाने देते हैं तथा शेष मात्रा को रोक लेते हैं, ऐसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ में जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला हमारा एग्जाम्पल जो है यह है कुहासा। आपने ठंड के दिनों में देखा होगा, काफी ज्यादा कुहासा का जब समय होता है तो जो सूर्य की किरणें हैं ये प्रॉपर तरीके से हमारे पास नहीं आ पाती है। जैसे कि आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में काफी ज्यादा सूर्य की रोशनी जो है हमारे पृथ्वी तक आती है, सूर्य से काफी ज्यादा रोशनी आने के कारण पृथ्वी गर्म हो जाती है, बट कुहासे के दिनों में ऐसा नहीं हो पाता और चीजें साफ दिखाई नहीं देती। उसके साथ ही जो आंख की पलकें होती है, तो आंख की पलकों को ही देखना है, आंखों में घुसना नहीं है, ठीक है। तो आंख की पलकें जो होती है ये जो है पारभासी होती हैं, यानी कि इनसे जो है सूर्य का प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता, बल्कि कुछ प्रकाश पार होती है, कुछ नहीं होती है। जैसे आपने धूप अगर सुबह का समय हो या दोपहर का समय हो, धूप काफी तेज हो, तो आप अपने आंख के पलक को बंद करो तो कुछ लालिमा सी दिखाई देंगी। ये लालिमा तो फिलहाल ब्लड के कारण दिखाई देती है, बट प्रकाश की किरणें पलकों को पार कर पाती है, पूरा नहीं परंतु कुछ ना कुछ तो पार करती है, इसलिए इन्हें पारभासी कहा जाता है। उसके साथ साथ बारिश के दिनों में आपने बादल देखे होंगे, बादल में भी सूर्य का रोशनी जो होता है ये पूर्णतः हमारे पास नहीं पहुंच पाता, इस वजह से बादल भी क्या होता है हमारा पारभासी पदार्थ होता है या पारभासी माध्यम है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्णतः पार हो जाए, पारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिन्हें से प्रकाश पार ना हो पाए तो उनको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की कुछ मात्रा पार हो और कुछ पार ना हो पाए तो उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसके साथ ही प्रकाश किरण की बात की जाए कि प्रकाश किरण क्या होता है, तो देखिए जब प्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं तो उनसे कुछ न कुछ किरणें निकलती है, और किरण कहते कैसे हैं, तो प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर एक सरल रेखा में, सरल रेखा कहने का अर्थ है यहाँ पे बिल्कुल सीधी रेखा, तो सरल रेखा में गमन करती है और ये सभी दिशाओं में इक्वली गमन करती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश किरण की बात की जाए तो प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है, ये नहीं कि कोई सामने आ गया है ना तो थोड़ा सा यूं ऐसे मुड़ के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल प्रकाश किरण जो है ये बिल्कुल सीधी चलती है। उसके साथ ही प्रकाश की किरण पुंज की बात की जाए कि किरण पुंज हम किसे कहते हैं, तो प्रकाश किरणों की समूह को किरण पुंज कहा जाता है, यानी कि अगर प्रकाश किरणों का पूरा समूह हो तो उसे किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश कि किरण का किरण पुंज है। अगर हम इस पूरे को देखें ध्यान से तो इसमें जो सारा का सारा लाइट है ये प्रकाश के किरण पुंज के नाम से जाना जाएगा, और इसी में से किसी एक किरण को हम ले ले जो कि सरल रेखा में बिल्कुल सीधी आती हुई प्रतीत हो रही है तो उसे हम प्रकाश की किरण कहेंगे। प्रकाश किरणों की बात की जाए तो यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो अपसारी किरण पुंज की जहां तक बात है, अपसारी किरण पुंज हमें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि मान लेते हैं कोई सी भी प्रदीप्त वस्तु है तो उनसे जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं और ये चारों दिशाओं में फैलती हैं, सभी दिशाओं में एक समान या फिर सभी दिशाओं में फैलती हुई प्रतीत हो, तो हम इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। उसी प्रकार समांतर किरण पुंज, इनके बीच जो डिस्टेंस होता है, जो इनकी लंबवत दूरी होती है, यह हमेशा एक समान होती है और इन्हें कितना भी आगे लेके जाया जाए ये आपस में कभी नहीं मिलती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समांतर किरण पुंज है ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। उसके साथ साथ ये जो किरण पुंज है इनको आगे की डायरेक्शन में या पीछे की डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हम आगे या पीछे बढ़ाएं, ये किरणें एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। उसके साथ ही जो अभिसारी किरण पुंज है यह किसी
एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या विभिन्न दिशाओं से आती प्रकाश की किरणें जब किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाए तो हम कहते हैं कि ये प्रकाश की किरण पुंज जो है ये अभिसारी किरण पुंज है। इस प्रकार से प्रकाश के मुख्यतः 3 किरण पुंज होते हैं या किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जिसे अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल करके सभी दिशाओं में जब फैलती है तो हम इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसा कि आपने रात में टॉर्च जलाया होगा कभी, तो आपने देखा होगा कि टॉर्च से जो प्रकाश की किरणें हैं ये निकल करके सामने फैलती हुई प्रतीत होती है, तो हम इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके साथ ही समांतर किरण पुंज जो होता है, समांतर किरण पुंज ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। इनके बीच की जो लंबवत दूरियां होती हैं ये हर एक जगह पे एक समान होती है, और मैथ में आपने पढ़ा होगा समांतर रेखा, तो ये समांतर किरण पुंज बिल्कुल समांतर रेखा की तरह ही होती है। उसके साथ ही अभिसारी किरण पुंज ये किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई और एक बिंदु पर इकट्ठा होती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से प्रकाश की 3 किरण पुंज हैं और किरण पुंजों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं जब ये किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो ये किस प्रकार से परावर्तित होती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी सतह से टकरा करके वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके साथ ही प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु ये सारी चीजें होती क्या है। तो सबसे पहले इनको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सतह ले लेते हैं जो कि अपारदर्शी सतह है। तो ये रही हमारी अपारदर्शी सतह। जब इस अपारदर्शी सतह के ऊपर प्रकाश की कोई सी भी किरण आकर के टकराती है तो किसी न किसी पॉइंट पे आके टकराएंगी। उस पॉइंट को हम कहेंगे आपतन बिंदु। जैसे यहाँ पे ये आकर के बिल्कुल टकरा रही है तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, तो ये जो बिंदु होगा हमारा, ये जो पॉइंट होगा इसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। उसके साथ ही जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो ये मुड़ करके वापस उसी मीडियम में चली जाती है और इस मुड़ करके जाने वाली किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो ये किरण जो टकरा के वापस जा रही है इस मीडियम में, इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। इस किरण का नाम रखा जाएगा परावर्तित किरण। उसके साथ साथ ये जो प्रकाश की किरण कहीं से आ रही है किसी प्रदीप्त वस्तु से, तो इसको हम कहेंगे आपतित किरण। अब हम बात करते हैं कि अभिलंब किसे कहा जाता है। तो अगर अभिलंब की बात की जाए तो अभिलंब हमेशा सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और हम यूं कह सकते हैं कि जो भी रेखा सतह के साथ या परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए वो अभिलंब कहलाता है। तो ये रेखा और इस परावर्तक सतह के बीच बनने वाला कोण जो है 90 डिग्री का है, इसलिए हम इसको कहेंगे अभिलंब। और अभिलंब हमेशा ही परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। उसके साथ साथ देखा जाए कि जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इस दोनों के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और इसे हम एंगल आई लिख सकते हैं, और आई का अर्थ होता है इंसिडेंट एंगल। और उसके साथ ही यहाँ पे इसे हम एंगल आर लिखेंगे, और आर से अर्थ होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, और रिफ्लेक्टेड एंगल का अर्थ होता है परावर्तन कोण। तो यहाँ पे आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तित किरण, उसके साथ साथ आपतन बिंदु, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है।
अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला यह कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जो अपारदर्शी सतह या इसे हम परावर्तक सतह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरणें टकरा करके इस सतह से वापस लौट रही हैं, इसीलिए हम इसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो परावर्तक सतह के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाए उसे हम कहते हैं अभिलंब। उसके साथ साथ जिस बिंदु पे ये सारी घटनाएं घट रही हैं, प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे आकर के टकरा रही हैं, जहाँ से परावर्तित किरण टकरा के वापस उस मीडियम में लौट रही है और जहाँ पे अभिलंब खींचा गया है, तो ये पॉइंट ही हमारा कहलाता है आपतन बिंदु। तो इस प्रकार से जो ये डेफिनेशन है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो इसका अर्थ ये है कि एंगल आई और एंगल आर जो होगा, यहाँ पे जो एंगल आई है और जो एंगल आर है, इसका मान हमेशा बराबर होगा। जैसे कि हम मानते हैं कि प्रकाश की कोई किरण है, ये अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन के पश्चात भी ये 30 डिग्री का कोण ही बनाएंगी और 30 डिग्री के एंगल पे ही लौटेंगी। तो कहने का अर्थ हमारा ये है यहाँ पे कि जो अभिलंब है, अभिलंब और आपतन कोण के बीच का जो एंगल है 30 डिग्री बनता है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। और इसे ही हम कहते हैं परावर्तन का पहला नियम, जो कि होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा जो नियम है परावर्तन का, वो कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होंगे। तो एक ही तल में कहने का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, हम इसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे सारी किरणें एक साथ आ रही हैं और ये एक ही प्लेन पे है। अगर हम बोर्ड को, ये जो बोर्ड है, इसकी इस डिस्प्ले को हम प्लेन मार लें कि ये एक सरफेस है और इस तरीके से ये प्लेन है, तो ये सारी किरणें जैसे कि बोर्ड से आ रही हैं, तो ये बोर्ड से सट के ही ऐसे को जाएंगी। ये नहीं कि ये इधर से आई और टकरा करके ये वापस इस डायरेक्शन में आ जाए या इधर को चली जाए कहीं, तो हम कहेंगे ये एक सतह में नहीं है। तो परावर्तन का दूसरा नियम कहता है हमारा कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण 20 डिग्री है, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण कितना होगा, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा 20 डिग्री परावर्तन के पहले नियम से, जो कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि आपतित किरण तथा परावर्तक सतह के बीच बनने वाला कोण 30 डिग्री का है, तो बताइए हमारा परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि अभिलंब तथा परावर्तक सतह के बीच जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। तो हमारा जो ये वाला एंगल है, जो कि आपतित किरण और परावर्तक सतह के बीच बन रहा है, ये 30 डिग्री है। और टोटल परावर्तक सतह से लेकर के अभिलंब तक का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। तो 90 माइनस 30, यानी कि ये वाला जो हमारा कोण बन रहा है, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, इसका वैल्यू हो गया 60 डिग्री। उसके साथ ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण का भी मान हो जाएगा 60 डिग्री परावर्तन के नियम से, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दोबारा से देखा जाए तो परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह के बीच बनने वाला कोण 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि अभिलंब और परावर्तक सतह इन दोनों के बीच हमेशा कोण 90 डिग्री का ही होता है। तो 60 डिग्री का जब ये वाला एंगल हमारा बन चुका है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का ही बनेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समतल दर्पण से परावर्तन, उसके साथ साथ गोलीय दर्पण से परावर्तन। तो गोलीय दर्पण के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण आते हैं हमारे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन, समतल दर्पण से परावर्तन, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। इनसे बनने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे ये सारे हम बनाएंगे, ठीक है। इन सभी को एक एक करके समझेंगे। ओके, थैंक्स।